नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इंटरनेट पर आप पंजाब वित्तीय संकट टाइप करेंगे तो आपको कई रिपोर्ट मिलेगी कि पंजाब वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। जब भी ऐसी खबरें आती हैं, राज्य सरकार खंडन कर देती है। सरकार कहती है कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन पंजाब के कर्मचारियों अधिकारियों से बात कीजिए तो कहते हैं कि संकट तो है। राज्य के ट्रेजरी से बिल पास कराना मुश्किल काम हो गया है। 8 दिसंबर को जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी कि पंजाब पर 1.25 लाख करोड़ का कर्जा है और सरकार ने वेतन पेंशन के भुगतान के लिए कई शहरों में अपनी जमीनें गिरवी रखी, तो चौंकना लाजमी था कि कहीं पंजाब कंगाली के कगार पर तो नहीं पहुंच गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के राहुल दुआ की खबर के अनुसार जालंधर का ये विधवा आश्रम बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गिरवी रखा हुआ है। अगर सरकार ने समय पर 250 करोड़ का लोन नहीं चुकाया तो बैंक इस आश्रम को नीलाम कर सकता है। इसी तरह जालंधर जेल की प्रस्तावित जमीन, पुराना डिविजनल कमिश्नर और एसएसपी का ऑफिस, अमृतसर में एक मेंटल हॉस्पिटल, पटियाला में पीडब्ल्यूडी का ऑफिस और राजपुरा कॉलोनी लुधियाना में पीयूडीए एनक्लेव, ग्रीन पार्क एनक्लेव, पुराना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कैनाल कॉलोनी, इन सब की जमीनों को गिरवी रखकर सरकार पिछले 2 साल में सरकार ने 2100 करोड़ रुपए उगाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उसके पास पंजाब अर्बन डेवलपमेंट बैंक और 5-6 राष्ट्रीय बैंकों से हुए करार के दस्तावेज भी मौजूद हैं। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ही हैं। इस खबर के अगले ही दिन राज्य सरकार ने खंडन कर दिया कि कोई संकट नहीं है, सरकार अपने संसाधनों से पर्याप्त पैसे जुटा रही है, कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई है। बैंकों ने अपनी तरफ से कोई खंडन नहीं किया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दावा किया है या वहां पंजाब का मीडिया दावा कर रहा है वो सही है या नहीं। 2013 के साल में भी आर्थिक संकट की खूब रिपोर्टिंग हुई। तब पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि पंजाब नहीं बल्कि यूपीए की केंद्र सरकार संकट में है। पंजाब में 7 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वेतन और पेंशन के पैसे न दिए गए हों। लेकिन जब केंद्र में सरकार बदली तो पिछले साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पंजाब सरकार को एक खत लिखा। पंजाब ने आर्थिक मदद के लिए केंद्र को पत्र लिखा था और उसके जवाब में जेटली ने मना करते हुए लिखा कि पंजाब सरकार को सलाह दी जाती है कि वे बिजली की सब्सिडी को थोड़ा बेहतर करे। जेटली ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने भी पंजाब को उसके हिस्से से ज्यादा पैसे दिए हैं। उस पत्र में जेटली ने गिना दिए कि कब कब केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार का कर्जा भी माफ किया है। इस साल भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों की मदद के लिए केंद्र को 2 पत्र लिखे हैं, एक अप्रैल में और एक इसी महीने, कि पंजाब का किसान भिखारी होने की स्थिति में पहुंच गया है। इस भाषा का इस्तेमाल है, केंद्र सरकार किसानों पर बैंकों का जो बकाया है तुरंत माफ करे। मुख्यमंत्री बादल चाहते हैं कि मोदी सरकार 52,000 करोड़ से ज्यादा का लोन किसानों का माफ कर दे। क्या ये पत्र पंजाब के आर्थिक संकट को बताने के लिए काफी नहीं है? आए दिन पंजाब में प्रदर्शन हो रहे हैं। 22 सितंबर 2015 की ट्रिब्यून की खबर है कि मोहाली में पंजाब और केंद्र शासित कर्मचारी संघर्ष कमेटी ने एक रैली निकाली। मांग थी कि सरकार 25 अप्रैल 2014 को मान लिया था कि छठे वेतन आयोग को लागू करेंगे, क्यों नहीं कर रही है। सरकार नई भर्तियां भी नहीं कर रही है, जबकि 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। यही नहीं, जब पंजाब सरकार ने विज्ञापन निकाला कि डॉक्टरों की भर्ती होगी मगर उन्हें 3 साल तक के लिए सिर्फ 15,600 रुपए ही वेतन मिलेंगे, तो काफी हंगामा हुआ। विज्ञापन की प्रतियां जलाई गई। डॉक्टरों के लिए 414 भर्तियां निकली, लेकिन इंटरव्यू देने आए सिर्फ 250 ने ही ज्वाइन की। लाखों रुपए की फीस देकर डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्र 3 साल तक 15,500 की फिक्स तनख्वाह पर कैसे काम कर सकते हैं? स्थायी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन तो मिल जा रहे हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के रोहन दुआ ने लिखा है, मैंने राहुल दुआ कह दिया था, रोहन दुआ ने लिखा है कि 2600 करोड़ रुपए के बिल ट्रेजरी में पेंडिंग है। इनके भुगतान में काफी देर हो रही है। पंजाब विश्वविद्यालय के तहत 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। इन 4 कॉलेजों के वेतन के लिए राज्य सरकार अपने खजाने से 6 करोड़ रुपए देती है। पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि राज्य सरकार ने इस बार के अपने बजट में 6 करोड़ की मंजूरी ही नहीं दी। वैसे यूजीसी ने भी सैलरी के लिए दिया जाने वाला पैसा नहीं दिया, जिसे लेकर वहां रोज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या ये सब पंजाब के आर्थिक संकट की तरफ इशारा नहीं करते? 2007 से अकाली बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या सिर्फ पंजाब ही कर्ज में है? 12 मई 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि किस राज्य पर कितना कर्जा है। राज्यों की इस सूची में पंजाब 10वें नंबर पर है, जबकि सबसे औद्योगिक माने जाने वाला राज्य महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। उस पर 3,38,730 करोड़ रुपए का कर्जा है।
दूसरे नंबर पर यूपी जिस पर 2,93,620 करोड़ का कर्जा है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जिस पर 2,80,000 करोड़ का कर्जा है। पंजाब का कर्जा तो मई के हिसाब से 1,13,070 करोड़ रुपया है। इस सूची में 6 राज्य ऐसे हैं जिन पर 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से पंजाब से बहुत बड़े राज्य हैं, लेकिन क्या पंजाब सरकार की सामाजिक योजनाओं के कारण स्थिति खराब हुई है? लोक लुभावन योजनाओं पर सब्सिडी बिल ने सरकार की कमर तोड़ी है या और वजह है? यह भी खबरें मिल रही हैं कि कई योजनाओं के बजट में कटौती की जा रही है, उनका स्वरूप बदल दिया गया है। केंद्र ने अपने हिस्से का पैसा दिया है मगर राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली योजना ने भारी बोझ डाला है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी है। केंद्र सरकार की स्कीम के अलावा बीपीएल के लिए अपनी अकाली सरकार ने मुफ्त आटा दाल स्कीम शुरू की थी, ये भी मुश्किल में है। इसका स्वरूप बदल गया है। यह भी आरोप लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बादल संगत दर्शन के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। ऊपर से सरकारी कर्मचारियों का बोझ। जानकारों के मुताबिक अधिकतर राज्यों के मुकाबले पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा है, जबकि वहां के कर्मचारी छठे वेतन आयोग की मांग भी कर रहे हैं। इन सब के आधार पर बादल सरकार पर आरोप है कि वो अधिकतर पैसा गैर जरूरी और अनुत्पादक खर्चों में इस्तेमाल कर रही है, यानी अनप्रोडक्टिव यूज कर रही है। शुक्रवार को ही scroll.in पर एम राजशेखर ने पंजाब के उद्योग धंधों पर एक लंबी रिपोर्ट छापी है। राजशेखर ने लिखा है कि पंजाब में बंद होने वाली कंपनियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कई कंपनियां राज्य छोड़कर बाहर जा भी रही हैं। कॉटन से लेकर साइकिल उद्योग राज्य से पलायन कर रहे हैं। लुधियाना इनका गढ़ हुआ करता था, मगर अब यहां के उद्योगपति अपना विस्तार दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। इन पर निर्भर रहने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी बंद होने के कगार पर हैं। राजशेखर ने एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक अमरजीत सिंह के हवाले से लिखा है कि लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ 40% कंपनियां बची हैं। 30% कंपनियों ने अपने कारखाने किराए पर दे दिए हैं और 30% बंद होने के कगार पर हैं और बंद हो गई हैं। जालंधर के खेल उद्योग की भी हालत खराब चल रही है। उद्योगों के बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, लेकिन मेक इन इंडिया के दौर में लुधियाना, जालंधर, मंडी, गोविंदगढ़ के कारखाने बंद हो रहे हैं। चीन से सस्ता आयात, मांग में कमी एक कारण है, लेकिन आंतरिक राजनीतिक कारण भी है। कंपनियों का कहना है कि बिजली और टैक्स की दरें पंजाब में बढ़ती जा रही हैं। राजशेखर की रिपोर्ट यह भी बताती है कि पंजाब की कंपनियों पर अपना मुनाफा राजनीतिक दलों के साथ अकाली बीजेपी सरकार के साथ साझा करने का दबाव है। पंजाब रोडवेज की हालत खराब है, इसकी वजह राजनीतिक बताई जा रही है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अपनी अपनी बस कंपनियां चला रहे हैं। क्या पंजाब की आर्थिक हालत खराब है? क्या यह सही नहीं है कि पंजाब सरकार केंद्र से बेल आउट पैकेज मांग रही है? सितंबर 2014 की हिंदुस्तान टाइम्स की ही खबर देख लीजिए कि पंजाब ने केंद्र से 1 लाख करोड़ से ज्यादा बेल आउट पैकेज मांगा है। हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। प्रताप सिंह बाजवा हैं, कांग्रेस के नेता। प्रेम सिंह चंदू माजरा साहब हैं, आप सांसद हैं अकाली दल के। भगवंत मान साहब हैं, आप सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। प्रेम सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या स्थिति इतनी खराब है और क्या आपके मुख्यमंत्री ने 1 लाख से ज्यादा का बेल आउट पैकेज केंद्र से मांगा है? देखिए, जो आपने बहुत डिटेल बताई है, प्रिंट मीडिया का भी आपने वर्णन किया है, अपनी सोच भी आपने बताई है। मुझे इस बात का खेद है, यही तो त्रासदी है पंजाब के लिए कि बहुत परसेप्शन गलत पुट करके पंजाब को ऐसा डिफेम किया जा रहा है देश में और विदेशों में कि पंजाब तो बहुत कंगाल हो गया। ये बार बार कहा जा रहा है। हाँ, हमारा कहना है कि जो पंजाब में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो बिना पैसे से चल सकते हैं। जहाँ ये कह लो कि आज डेस्टिनेशन जो इन्वेस्टर के लिए नंबर 1 पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ रही है, अभी जो न्यू इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर पंजाब को पसंद कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि पंजाब में बिजली सरप्लस होगी? क्या ये सच नहीं है पिछले 7-8 वर्षों में 150-200 फ्लाईओवर बन गया, 6 लेन्स रोड्स बन रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन सर्विसेज में, टेक्निकल सर्विसेज में कितनी। देखिए, निवेशकों का आना सरकार की स्थिति से नहीं, उसका संबंध इतना आसानी से नहीं बैठता है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं जो दोष। क्या पंजाब की आर्थिक स्थिति खराब है? क्या आपके मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ का बेल आउट पैकेज मांगा है? 2 सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर।
देखियो ये जो बेल आउट करने का पंजाब को मांगा है कर्जा, वो तो आज से नहीं, हम बहुत देर से मांग रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी हम कहते रहे। ये तो सच है कि पंजाब के किसान के सिर जो कर्जा चढ़ा है 52,000 करोड़ का, वो पंजाब की सरकार की गलत नीतियों के कारण थोड़ा चढ़ा है। वो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां थी उसके कारण किसान कर्जा ही हुआ है। किसान के फसल के दाम जो हैं वो तो केंद्र एमएसपी फिक्स करता है, स्टेट गवर्नमेंट का उसको क्या लेना देना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी उस पर असर करती हैं। सो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो पंजाब को जो कर्जई बनाया, उसके लिए केंद्र सरकार की जो यूपीए की सरकार थी, जो उससे पहले भी कांग्रेस सरकारें नहीं, वो जिम्मेदार हैं, पंजाब सरकार नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि वो कम से कम हमारा जो कर्जा है सरकार में है। अब आप पिछली सरकार का कितना हिसाब गिनाएंगे? आपने जितना कर्जा लिया था, मैं आपको बता दूंगा, आपने शुरुआत की थी कोई 12,000 10,000 करोड़ से। एक सेकंड माजरा साहब, 10,000 करोड़ से शुरुआत की थी, तब कर्जा था जब सरकार में आए थे। अब ये लगभग आपका कर्जा बढ़ के कितना बढ़ गया इसका? ठीक है, 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच रहा है। 10,000 कर्जा जब हम पहले सरकार छोड़ी थी उस समय था, जब कांग्रेस वाले छोड़ के गए उस समय 48,000 करोड़ था। और कर्जा कुदरती तौर पे मैं पर तो क्या ये सही नहीं है? एक सवाल और पूछूंगा आपसे, क्या ये सही नहीं है कि आपकी सरकार बिल पेमेंट नहीं कर पा रही है? मैं वहां की खबरों को देख रहा था, ऐसा नहीं है कि सारे लोग मिलकर पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए अखबार निकाल रहे हैं। वो ये भी तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा ना भी निकाल रहे हों, पर कई स्कूलों में बिजली के बिल नहीं दिए गए हैं। बहुत जगह लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि पानी का बिल तक नहीं दिया गया है, बहुत जगह नहीं भरा जा रहा है। सरकार ने बहुत जगह सरकारी जमीनों को गिरवी रख के पैसे बैंक से लोन लिए हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि आपने जमीनों को गिरवी रख के बैंक से लोन लिया है? जो सही है, जो गिरवी रखकर सरकार ने जमीनें लोन लिया है, उसकी कहानी सुन लिए। ये बहुत दुख की बात है जो लोग गलत परसेप्शन कर रहे हैं। आपने एग्जांपल दी है जो बिरदघर की, जलंधर की। हाँ। जो गांधी वनिता आश्रम है। हाँ। उसकी सरकार ने एक स्कीम बनाई है, दुनिया बनाती है, और सबसे इसकी प्रशंसा हुई है देश भर में कि जो ऑप्टिमम यूज वेस्ट गवर्नमेंट लैंड का है, कैबिनेट ने इसका फैसला किया है। और जमीनें शहर के अंदर हैं, उनकी यूटिलाइजेशन हो नहीं रही। ये जो गांधी वनिता आश्रम था, इसमें ना तो वृद्धों लोगों के लिए कोई फैसिलिटी थी। हाँ। और अकोमोडेशन पूरी नहीं थी। आप जानते वो हमने उसको पुड्डा को, सुन लिए होना, पुड्डा को दिया। पुड्डा ने 14 करोड़ में एक चिल्ड्रन हाउस बनाया मॉडर्न, और एक बिरदघर बनाया मॉडर्न फैसिलिटी देकर, और 14 करोड़ उस पे लगा। अब फिनिशिंग टच हो रही है उसकी। और मैं समझता हूँ देश का सबसे अच्छा और सबसे मॉडर्न फैसिलिटी देने वाला वो बिरदघर होगा। ठीक है, बच्चों के रखने के लिए अच्छा होगा। उसका नेगोशिएशन आप सीएम साहब बना दिया है आपने या बनाने वाले हैं? अगर पुड्डा बना दिया फिनिशिंग बना दिया, और फिनिशिंग टच पे थोड़ा काम रहता है। और उसके लिए पुड्डा ने 14 करोड़ पुड्डा ने लोन ले लिया बैंक से। हाँ। उससे क्या बुरी बात है? पुड्डा ने लोन लिया है। तो ऐसे ही जो जेल वाली बात है, हाँ। तो जेल वाली बात भी सुन लिए। हाँ। जेल में हमारे 18,000 कैपेसिटी है। बाजवा साहब भी रहे मंत्री। 23,827 आज कैदी हैं जेलों में। तो उनके लिए अगर 156 करोड़ 30 लाख रुपया खर्च करके अमृतसर में 67 एकड़ में अच्छी जेल बना दी, उसकी कैपेसिटी 16 से 15 से बढ़ाकर 3340 कर दी। और ऐसे ही तरनतार में नई जेल बना दी 194 करोड़ की, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। और 195 करोड़ रुपए खर्च करके बठिंडा में नई जेल बना दी, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। और 5,526 सारा टाइम इन्होंने ले लेना, तो हमें छुट्टी दे दीजिए। देने के लिए
हमने माजरा साहब, प्रबंध एक सेकंड करके रुकिए, एक बात मिनट। तो सुन लो ना, होना ठीक है। बात तो सुन लो ना, माजरा साहब, मैं रोक रहा साइलेंट हूं। कर उसमें दीजिए, क्या बुरा हुआ? म्यूट कर दीजिए। उसमें क्या बुरा अकाली हुआ? दल ऐसे बोलने से बंद नहीं होगा। एक सेकंड सर, माजरा साहब बात रुकिए। तेरे कारण प्रताप सिंह बाजवा बंद होता है। जी। गलत इल्जामबाजी, गलत अरे इल्जामबाजी सर अगर रुकिए, लाएंगे तो आप ये तो क्या उसका रखने जवाब लगे? तो मैंने लेना क्या ही आप ये पड़ेगा। सोच के आए थे कि हम बोलते चले जाएंगे? आप इतना कह दीजिए कि पंजाब में जवाब कोई तो आर्थिक लेना ही संकट पड़ेगा। नहीं है, हमको केंद्र से पैसे की जरूरत जवाब नहीं है। जवाब आप तो माजरा या तो साहब सवाल ना रुकिए, करो, तो नहीं उसका मैंने आप जवाब ऐसे दो जवाब पूरा। दीजिए कि लोगों को समझ में भी आए। आप जरा रुक जाइए, हम आपके पास आ रहे हैं, 20 मिनट से आप ही के पास है। रुकिए तो एक जवाब तो मिनट पूरा सर। लो। एक सेकंड रुक जाइए। प्रताप सिंह बाजवा जी, अभी जितना उदाहरण दिया जा सकता था इतने कम समय में प्रेम सिंह जी ने दिया है। मैं ये सवाल प्रताप सिंह बाजवा से पूछ रहा हूं, ठीक है? उनका कहना है कि कोई संकट नहीं है, आर्थिक संकट नहीं है, जमीनों को हमने गिरवी रख के उन जगहों का डेवलपमेंट किया है, इसमें किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। प्रताप सिंह जी। हाँ जी रवीश जी, सबसे पहले मैं जो ये प्रोफेसर चंदूमाजरा जी ने जिक्र किया, ये मैं बताना चाहता हूं कि 60 साल देश की आजादी के बाद जितनी गवर्नमेंट्स आई उनका टोटल कर्जा पंजाब का 58,000 करोड़ रुपीस था। और आप देखिए 10 साल में, अभी 9 साल हुए हैं, वो 58,000 करोड़ से बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपया आज इनका डेट हो गया। जो डेट है डबल से ज्यादा। 60 साल की सरकारों ने जो स्टेट पर कर्जा था वो था 58,000 करोड़, आज इनका कर्जा है 1.25 लाख करोड़ का। एक दूसरी बात चंदू माजरा जी ने कही कि आज पावर सरप्लस हो गया पंजाब, ये बात मैं इनको मुबारक देना चाहूंगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि 20,000 इंडस्ट्री 9 साल में बंद हो गई। जब 20,000 कारखाना बंद हो जाएगा पावर सरप्लस ही होगी, और क्या होगी जी। नंबर 2, तीसरी बात रवीश जी मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब की सालाना आमदन 40,000 करोड़ रुपया सालाना आमदन, इनका खर्चा है 52,000 करोड़ रुपए का। हर साल इनका घाटा है 12,000 करोड़ का। आप मुझे बताएं कि कैसे ये पंजाब इस बात से, इस संकट से बाहर निकलेगा। और अजीब बात यह है कि जो एम्प्लॉइज हैं पंजाब के सरकारी कर्मचारी वो हैं 6 लाख, और 6 लाख एम्प्लॉइज का वेज का, इनका सैलरी का जो सेगमेंट है उसका बिल है 20,000 करोड़ का, पेंशनर्स का है 7,000 करोड़ का। अगर ये सेगमेंट को आप एम्प्लॉइज का और पेंशनर्स का लगाएं, 70% पंजाब के रेवेन्यू रिसीट जो है, जितनी सरकार की आमदन है वहां चली जाती, और बाकी 10,000 करोड़ रुपया बैंक और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे इन्होंने कर्जा उठाया उनके लिए ऋण चला जाता है। अगर 27,000 करोड़ और 10,000 करोड़ जमा कर लीजिए, 37,000 करोड़ हो गया। आमदन है 40,000 करोड़ की। मुझे बताओ ये इस संकट से कैसे गुजर कर बाहर निकलेंगे? ठीक है। एक नियम है, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि आपको और भगवंत मान को मेरी आवाज 10 सेकंड बाद पहुंचेगी, तो इसलिए मैं बीच में आपको टोक नहीं रहा हूं, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। अब मेरा सवाल भगवंत मान साहब से है कि अभी चंदू माजरा जी ने कहा कि हम बहुत सारा विकास कर रहे हैं, 250 फ्लाईओवर बना दिया, इतना एयरपोर्ट बना दिया, उसी विधवा आश्रम की जमीन पर बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए इतना हाईटेक बना दिया है, कुछ कुछ बना दिया है। ये सब विकास के लिए है। आप लोग असफल हो रहे हैं ये साबित करने में कि एक तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस है और दूसरा इसमें सरकार की तरफ से कोई घपला घोटाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से हैरान हूं कि हर बार जो अकाली दल की तरफ से कोई भी जो आता है, चाहे वो टीवी डिबेट में आए, चाहे वो कहीं पे उसको ये देना पड़े, उनको खुलासा करना पड़े, ये हर बात के लिए या तो मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हैं या सेंटर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज पंजाब की जो हालत है, रवीश जी, कोई मानने को तैयार नहीं है कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है, लेकिन हर रोज 4 से 5 किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। उनकी फसलें जो है वो बर्बाद हो गई, कई स्कैम्स हो गए हैं नकली पेस्टिसाइड के। वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि मंत्रियों को क्यों रखा हुआ है, लेकिन मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ मजाक हो रहा है। 11-11 रुपए के, 25-25 रुपए के चेक मिल रहे हैं। अभी रवीश जी,
जो ये कह रहे हैं कि हमने हाईवेज बना दिए, हर सड़क पर हर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर टोल टैक्स आया, प्राइवेट कंपनियों को सड़कें बेच दी हैं, इन्होंने ट्रांसपोर्ट माफिया पैदा करके रोडवेज की बसों को खत्म कर दिया। रेवेन्यू कहां से आएगा? सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्साइज है, एक्साइज से जो पैसा आता वो इनके माफियाज के पास है। तो ये कौन सा विकास हो रहा है? अकाली दल के और सरकार के जो चहेते परिवार हैं, जो ऑफिसर हैं, उनका विकास हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सेंसस जो आया है उसमें ये बताया गया रवीश जी कि पंजाब में 54 लाख फैमिलीज हैं टोटल, उनमें से 32 लाख फैमिलीज पंजाब के गांव में रहती हैं, देहात में रहती हैं, और आउट ऑफ दैट 32 लैक्स 93% और वो जो है वो 10,000 से कम कमाते हैं प्रति महीना, और उनमें से 73% 5,000 से भी कम कमाते हैं। ये हालत है पंजाब की। यूनिवर्सिटीज जो हैं, तीनों यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, PAU और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, अब आप लोगों में रोकता हूं, कर्जे के नीचे। बाजवा साहब, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं प्रेम सिंह चंदू माजरा जी से बात हो। दो जवाब आपको चाहिए कि आपने कहा पावर सरप्लस है, प्रताप सिंह जी ने कहा कि पावर सरप्लस इसलिए है कि 20,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई। अभी हम scroll.in पे पढ़ रहे थे कि राजशेखर जी ने लिखा है कि आपके यहाँ से फैक्ट्रियों का पलायन हो रहा है, तो क्या आप ये मानते हैं? दूसरी बात ये है कि अभी जो भगवंत बता रहे थे कि आपने सड़कों को गिना दिया, फ्लाईओवर गिना दिया, एयरपोर्ट गिना दिया, क्या वो बात ये गलत कह रहे हैं कि पंजाब में 73% आबादी जो है 5,000 रुपये से भी कम कमाती है? देखिए, बात यह है, पहली बात तो जो भगवंत मान जी कह रहे हैं ना भी मीडिया को दोषी दे, हम तो दोषी उठाते हैं मीडिया को, ये पिटाई करते हैं मीडिया की, तो ये अपनी गिरबान में तो देखे ना। दूसरी बात जो बाजवा साहब ने कही है कि सरप्लस बिजली इस करके हुई है कि यहाँ से चली गई कंपनियां, चली गई कुछ इंडस्ट्री वहां छोड़कर चली गई। मैं समझता हूं कि बाजवा साहब इस बात को तो अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सूझवान नेता हैं, कि ये तो पावर जनरेशन की बात मैं कर रहा हूं। पावर जनरेशन तो रिकॉर्ड पे है कि पहले पावर जनरेशन कितनी होती थी, आज कितनी होती है। ये जब डेवलपिंग, देखिए डेवलपिंग स्टेट्स में कुदरती तौर पे ऐसा होता है, कई फैक्ट्रियां जो हैं बंद होती हैं, कई नहीं आती हैं। ये भी सच है कि पिछले देखिए कुछ बंद होती हैं, कुछ की बात नहीं है, 20,000 फैक्ट्रियां मैं कह रहा हूं, 20,000 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। छोटे, देखिए छोटे झुंड से अगर 20,000 बंद हुई हैं तो उससे 3 गुना ज्यादा फैक्ट्रियां नई आई हैं, नई इन्वेस्टमेंट हुई है, IT सेक्टर में हुई है, इंडस्ट्री, दूसरा मेडिकल में हुई है, एजुकेशन में हुई है।